presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 13 लाख लोग, कौन थे वो लोग? गुमनाम नहीं थे। किसी का बेटा रहा होगा, किसी बच्ची का पिता रहा होगा, किसी की माँ रही होगी। घर से किसी काम के लिए खुशी खुशी निकले होंगे, लेकिन सड़क पर अचानक कुछ हुआ और वो एक दर्दनाक रास्ते से मौत के सफ़र के लिए निकल गए। ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके किसी अपने के साथ हो सकता है। दोष हम नियति को दे देते हैं, लेकिन असल में इस अचानक वाली घटना की स्क्रिप्ट कोई पहले ही लिख चुका होता है। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या अफलातूनी बातें कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी पिछले 10 सालों में सड़क हादसों में किसी और की लापरवाही से मौत हुई है, जिनको बचाया जा सकता था। दोष उस सिस्टम का होता है जो ऐसी सड़कें बना देता है जो खून की प्यासी बन जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? देश में सड़कों में क्या कमियां छोड़ दी जाती हैं? क्यों हादसे ज़्यादा होते हैं और इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही जानेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन उससे पहले देखिए आज का वीडियो। गेट खुलते ही सैकड़ों की भीड़ दौड़ लगाती है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं दौड़ नहीं पाती तो गिर जाती हैं और पीछे से आ रहे लोग कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पीपरछड़ी का है। एमएसपी पर किसानों से धान खरीदने वाले सहकारिता केंद्र के बाहर आसपास के 4 गांवों के किसान जमा थे। रात में सब आकर गेट के बाहर जमा हुए ताकि सुबह जब केंद्र खुले तो टोकन पा सकें। इस केंद्र समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है। खरीद टोकन के हिसाब से होती है, इसलिए पहले टोकन बंटते हैं, उसके बाद उस नंबर के हिसाब से उस सीक्वेंस में आपकी उपज खरीदी जाती है। यहाँ टोकन देने का काम खरीद से 2 दिन पहले ही शुरू किया गया था। प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, इसलिए भीड़ लग गई और जैसे ही गेट खुला सब एक साथ टूट पड़े। भगदड़ में बुजुर्ग किसान महिलाएं गिर गईं। इस घटना में 17 महिलाएं जख्मी बताई जा रही हैं, जिनमें से 3 की हालात गंभीर है। वैसे ये वही एमएसपी है जिसके लिए दिल्ली में किसान संगठन कानूनी हक की मांग कर रहे हैं, ताकि बुजुर्ग किसानों को टोकन के लिए दौड़ न लगानी पड़े, हर किसान को एमएसपी के बराबर भाव मिले। इस तरह की उनकी मांगे हैं। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। आज की पहली सुर्खी संसद से है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन संसद में क्या होना था, इसका अनुमान हम सबको पहले से ही था। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को ऐलान किया था कि संसद में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक बिल लाया जाएगा। तो सबसे पहले सरकार ने अपना यही काम निपटाया जो वादा किया था। संसद के दोनों सदनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल पास हो गया है, लेकिन ये काम भी सरकार इतना शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करवा पाई कि खबरें ना बने। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी के साथ ही आई थी। सुबह सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी। कांग्रेस के अलावा डीएमके, एनसीपी, सीपीएम जैसी 10 पार्टीज के नेता इस बैठक में शामिल हुए। टीएमसी के नेता लेकिन इस बैठक में नहीं गए। कांग्रेस की बैठक थी, टीएमसी नहीं गई। प्राइम ऑपोजिशन वो खुद को मानते हैं, इस तरह की बातें टिप्पणीकार करते हैं। एनीवेज, वापस खबर पे आते हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने पहले ही कह दिया था कि हम कांग्रेस के सहयोगी नहीं हैं। दोनों पार्टीज में चल रही तल्खी हम जानते ही हैं। हाल ही में कांग्रेस के कई नेता टीएमसी में शामिल भी हुए हैं और टीएमसी इस कोशिश में भी है कि वो कांग्रेस से बड़ी विपक्षी पार्टी दिखे कम से कम। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जिसे हम कहते हैं, वही वो खुद को कहना चाहते हैं। इसीलिए टीएमसी ने कांग्रेस को कह दिया है कि हम अलग हैं, अपने में मत मिलाइए। तो विपक्षी दलों की बैठक के बाद संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन भी किया। कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी। पोस्टर पर लिखा था, सरकार कृषि कानून खत्म करे। परंपरा के मुताबिक नया सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री भी मीडिया को बयान देने आए। पीएम ने कहा, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सत्र शांतिपूर्ण हो। सुनिए। कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं
संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। वैसे प्रधानमंत्री की शांति वाली अपील का असर दिखा नहीं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, मतलब अध्यक्ष की कुर्सी के सामने। नारेबाजी चलती रही तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई। पहले दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ, लेकिन सरकार ने फार्म रिपील बिल 2021 पेश कर ही दिया। बिना चर्चा के बिल पास भी हो गया। इस पर विपक्षियों ने आरोप लगाया कि सरकार बिना चर्चा कानून लाई थी और अब बिना चर्चा के ही खत्म कर दिया है उसने। अब बात करते हैं राज्यसभा की। सदन की कार्रवाई यहां शुरू होने के बाद दिवंगत कांग्रेस सांसद ऑस्कर फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी गई और सदन 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, इसलिए कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस बिल पर चर्चा की मांग कर रही थी। 2 बजे कृषि मंत्री बिल पेश करने के लिए खड़े हुए तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हमें बोलने दिया जाए। सभापति ने उनको मौका दिया, तब खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक मिनट, 2-3 मिनट। तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। इसके बाद कृषि मंत्री ने बिल पर वोटिंग के लिए मोशन पेश किया। यहां भी बिना चर्चा के 2 मिनट में बिल ये पास हो गया और इस तरह से 17 और 20 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में जो 3 कृषि कानून पास किए गए थे, अब उनको संसद ने रद्द कर दिया है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही 14 महीने पुराने तीनों कृषि कानूनों का वजूद खत्म हो जाएगा। हालांकि कानून खत्म होने के बाद भी सरकार को किसान आंदोलन से राहत मिल जाए, इस पर अभी शंका है। किसान एमएसपी के कानूनी हक पर अड़े हैं। अब खबरें हैं कि किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में लामबंद धीरे धीरे हो रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो जारी रखना चाहते हैं प्रोटेस्ट को, यानी मतभेद की खबरें हैं संयुक्त किसान मोर्चा में जितने संगठन हैं उनके बीच। संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि सरकार उससे बाकी के मुद्दों पर बातचीत शुरू कर ले। 1 हफ्ते का वक्त किसानों ने सरकार को दे दिया है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे का एक्शन प्लान तय होगा। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना और काले कानून एक ही टाइम पे आए देश में, तो जैसे देश से कोरोना धीरे धीरे खत्म हो लग रहा है, ऐसे ही काले कानून भी खत्म हो जाएंगे। 26 जनवरी से पहले भारत सरकार इन मामलों का सब समाधान कर देगी। एक बातचीत के दौर शुरू हो जाएंगे। आगे लोगों को ना आना पड़े तो टेबल पे बैठ के सब बातचीत शुरू हो जाएगी। एमएसपी एक बड़ा सवाल देश में है। जो और बिल रखे हुए हैं उन पे भी बात करना चाहेंगे। जो शहीद लोग हुए यहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। जो मुकदमे दर्ज हुए उस पर भी। जिस दिन सरकार ये है कि हमको मामला निपटाना है उस दिन निपट जाएगा। अभी पैंच है सरकार में। ये तो है संसद और किसान आंदोलन के अपडेट्स। संसद के प्रश्नोत्तरी वाले हिस्से से भी आज कुछ अहम जानकारियां निकल के आई। प्रश्नोत्तरी हम उस हिस्से को कह रहे हैं जिसमें सांसद सवाल पूछते हैं और मंत्रीगण जवाब देते हैं और उन्हीं जवाबों के मार्फत सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में हमें मालूम चलता है, हमारे माध्यम से आपको पता चलता है। ऐसे एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बैंक से लोन का राइट ऑफ डेटा बताया। अभी राइट ऑफ क्या है? लोन राइट ऑफ करने का मतलब है बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट से उस लोन को हटा दिया है। पैसा मिला हो ना मिला हो वो दूसरी कहानी है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सेल शीट में से उसे उड़ा दिया है। बैलेंस शीट में से एक्सेल पे जो बनती होगी
डूबे कर्ज के लौटने का 4 साल तक बैंक्स इंतजार करते हैं और फिर राइट ऑफ कर देते हैं ताकि ऐसे लोन बैंक की बैलेंस शीट खराब न करें। हालांकि राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक उस लोन को रिकवर करने की कोशिश छोड़ता नहीं है, कभी कभी करता है। तो सरकार से सांसद सुशील कुमार सिंह ने पूछा था कि क्या ये सही बात है कि इस साल के 9 महीनों में 1.5 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया है। जवाब में सरकार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में 46,382 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है। अब इस पर किसान नेता लिख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स के 6 महीने में इतना लोन माफ कर दिया। इतना ही पैसा तो एमएसपी लागू करने के लिए चाहिए, उसके लिए सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लोन वाले डेटा के अलावा वित्त मंत्रालय ने आज एक सवाल के जवाब में क्रिप्टो करेंसी पर भी जानकारी दी। एक तरह से पक्ष ही रखा है अपना। कहा है कि बिटकॉइन को मुद्रा बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। ये भी कहा है कि भारत में कितने लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, इसका डेटा फिलहाल सरकार के पास नहीं है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़े उससे पहले एक और अपडेट। आज राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीत सत्र के लिए निलंबित भी किया गया। इनमें से 6 सांसद कांग्रेस, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2 और एक सीपीएम और सीपीआई से है। मॉनसून सत्र में अभद्र व्यवहार को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। 12 विपक्षी पार्टियों ने इसकी निंदा करते हुए एक बयान भी जारी किया है। कहा है कि लोकतांत्रिक फैसला ये नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है। तो संसद की बात हुई। अब अगली खबर पर चलते हैं, अगली सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी में बात की जाएगी कोरोना से उपजे नए खतरे की, ओमिक्रॉन वेरिएंट। इस पर दुनिया चौकन्नी हो गई है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी दुनिया को चेता दिया है। कहा है कि तैयार रहिए, ओमिक्रॉन के पूरी दुनिया में फैलने की आशंका है और कई जगहों पर नतीजे भयानक हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन से अभी किसी की मौत होने की जानकारी फिलहाल नहीं है। हालांकि वैक्सीन लगवाने वाले या पहले कोरोना हो चुके जिनको संक्रमण हो चुका है ओमिक्रॉन से बच पाते हैं या नहीं, इस पर अभी रिसर्च की ज़रूरत है। यानी रिसर्च होगी तब मालूम चलेगा कि वो पैरिटी हो रही है, बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, इम्यूनिटी है या नहीं है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच WHO ने सभी देशों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की भी नसीहत दी है। WHO में भारतीय मूल की वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने भी एक अखबार से बातचीत में कहा है कि कोई भी वेरिएंट वैक्सीन को पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर सकता है। इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि वैक्सीन लगा चुके लोगों में शायद ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो रहे ही। कुल मिला के स्वामीनाथन ये कहना चाह रही हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर आपकी बारी आ गई है या आपने स्लॉट बुक करा लिया है तो आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। 1 डोज आपने ले ली है, आपकी सेकेंड पेंडिंग है तो सेकेंड डोज ले लीजिए। दोनों नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द पहला लीजिए ताकि आप वो गैप पूरा करने के बाद दूसरा भी ले सकें। ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ था और अब करीब 1 दर्जन देशों में इसके मरीज मिल चुके हैं। खतरे को देखते हुए इजराइल, जापान जैसे देशों ने तो बाहरी लोगों के लिए अपने दरवाजे अभी से बंद कर दिए हैं। हमारे यहाँ भी खूब एहतियात बरती जा रही है। सरकार ने बाहर से आ रहे लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और जो पहले से थे उनमें बदलाव किया है। जिन देशों में ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं वहाँ से भारत आने वालों को RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल देना होगा और टेस्ट नेगेटिव भी आएगा तब भी 7 दिन तक घर में क्वारंटीन करना पड़ेगा। 8वें दिन फिर से उनका सैंपल लिया जाएगा और उसके रिजल्ट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आपका मूवमेंट कितना रहेगा। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक आदमी कोरोना पॉजिटिव मिला है। 32 साल का ये शख्स मुंबई के डोंबिवली का रहने वाला है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संक्रमित है या किसी और वेरिएंट से। बेंगलुरु में भी दक्षिण अफ्रीका से आए 2 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया है कि वो ओमिक्रॉन से नहीं डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है। खबरें ये भी है कि 1 दिसंबर से सरकार बाहर से आने वालों के लिए नियम और सख्त कर सकती है। तीसरी सुर्खी पे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आई है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि सबके इरादे अच्छे हैं, निर्देश भी दिए गए, लेकिन अमल ही नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अमल नहीं होगा तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर देना पड़ेगा। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से जवाब मांगा है। पूछा है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के कितने निर्देशों पर इन सरकारों ने अमल किया। मामले की अगली सुनवाई रखी गई है 2 दिसंबर को। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। सड़क हादसों के शिकार जब अपनी कहानी किसी को सुनाते हैं तो उसमें एक शब्द बार बार आता है, अचानक। आप कमोबेश सारी कहानियों में एक पैटर्न देख सकते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, शुरुआत में डर लगती है कहानी सुनने में और फिर पल भर में सब कुछ उलट पलट हो जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कई बार हादसे के शिकार को याद ही नहीं होता।
इसीलिए हम सारा दोष होनी पर, नियति पर डाल देते हैं कि ये एक ऐसा वाकया था जिसका घटना किसी आसमानी किताब में लिखा था जैसे, और इससे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि भारत में होने वाले ज़्यादातर सड़क हादसे अचानक नहीं होते हैं। घटनाओं का एक दुर्भाग्यपूर्ण क्रम है जो साल दर साल, सरकार दर सरकार खुद को दोहराता रहता है। पल भर में ज़िंदगी बदलने वाला हादसा दरअसल सालों पहले से घट रहा होता है, बस हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, उसे पकड़ने में चूकते रहते हैं। नतीजे में घर के घर सूने हो जाते हैं, जो जिंदा बचते हैं वो कुछ कम होकर जीने को मजबूर रहते हैं। इसी तरफ इशारा कर रहा है भारत सरकार का हालिया ऑडिट, जो ये बताने की कोशिश करता है कि भारत में सड़क हादसे जानलेवा कैसे हो जाते हैं। हम इस ऑडिट के नतीजों पर गौर करेंगे और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि इन हादसों को जानलेवा बनने से कैसे रोका जा सकता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की वजहें पता करने के लिए सड़कों और उन पर हुए हादसों का एक ऑडिट करवाया है। इसे सड़क को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सेव लाइफ फाउंडेशन ने तैयार किया है और ये बताता है ऑडिट कि भारत में तकरीबन 40% हादसे एक ही तरह के होते हैं, एक ही पैटर्न पे, रियर एंड कोलिजन, माने जब कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है। आपने देश के अलग अलग एक्सप्रेसवेज पर ऐसे हादसों के बारे में सुना होगा, हो सकता है वो वायरल वीडियोस देखे हों, जिन्हें अंग्रेजी में हम पाइलअप्स कहते हैं। एक गाड़ी कोहरे में रुकती है तो उसके पीछे से एक दूसरी गाड़ी टक्कर मार देती है, ये दोनों खड़ी होती हैं तो फिर पीछे एक एक करके वो लंबा होता जाता है जाम, और फिर उसके पीछे गाड़ियों का अंबार लग जाता है। उस वीडियो में हम ढेर सारे रियर एंड कोलिजन ही देख रहे होते हैं। तो अगर आप टर्म्स नहीं समझे थे तो उदाहरण से समझ गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऑडिट बताता है कि बड़ी संख्या में ऐसे रियर एंड कोलिजन्स की होती है संख्या जिनमें गाड़ी के ड्राइवर को थकान के मारे झपकी आ जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के लिए अभिषेक जी दस्तीदार ने इस ऑडिट पर एक रिपोर्ट की है जो हमें ऑडिट की खास बातों से रूबरू कराती है। इस ऑडिट के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 557 किलोमीटर के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शंस से पिछले 3 सालों की जानकारी ली गई। ये हैं आगरा इटावा के बीच यूपी में, इटावा चकेरी के बीच ये भी यूपी में ही, महाराष्ट्र से जो 2 हैं वो हैं पुणे सतारा के बीच और सतारा कागल के बीच। हाईवे के रख रखाव की जिम्मेदार कंपनी या कंसेशनर जिसको हम कहते हैं, उससे मिली जानकारी के मिलान किया गया है ट्रॉमा सेंटर से हासिल हुए मेडिकल रिकॉर्ड से। तब ऐसे ढेर सारे मामले सामने आए जिनमें कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक्स, बसेस या टैक्सीज के ड्राइवर्स ने थकान के चलते अपने वाहन आगे चल रहे या सड़क पर खड़े वाहनों से भिड़ा दिए। सेव लाइफ फाउंडेशन चलाने वाले और नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य पीयूष तिवारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि हादसे के मौके पर पहियों के घिसटने के निशान प्रायः नहीं मिले। इसका मतलब ये निकाला गया कि ब्रेक्स इस्तेमाल नहीं किए गए वरना स्किड करती गाड़ी, और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, इसलिए वो ब्रेक मार ही नहीं पाया, सीधा जाके भिड़ गया। अब इस तरह के सड़क हादसों में कई और चीज़ों की भूमिका भी होती है। एक कारक हो सकता है प्रकृति, जैसे कोहरा विजिबिलिटी को कम कर देता है, या बारिश जिसके चलते सड़क पर वाहन फिसल जाते हैं। हाइड्रोप्लेनिंग होती है, पानी की फिल्म के ऊपर तैरने लगता है वाहन। फिर है लोगों की खराब आदतें जैसे सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाना, नशा करके गाड़ी चलाना, और इन सब के प्रति प्रशासन का लच्चर रवैया। एग्जीक्यूशन लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से इन सभी नियमों का हो नहीं पाता है, और जब ऐसा लोग गलती करते हुए मिलते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी बड़े लचर ढंग से होती है। इस लोग डरते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। लेकिन इससे इतर और कई कारक सड़कों को असुरक्षित बनाते हैं, जैसे सड़क पर रोशनी का न होना, सड़क के मीडियन या डिवाइडर को क्षतिग्रस्त होना। आपको तो मालूम ही है कि भारत में अपन यू टर्न तक जाने की जहमत उठाते नहीं है, या तो रॉन्ग साइड जाएंगे या तो जहाँ से कट मिल गया, जहाँ वो टूटा हुआ है वहीं से गाड़ी डाल दी जाती है। एक और तरीका है एक्सीडेंट का शिकार बनने का, सड़क के किनारे क्रैश बैरियर या सादी भाषा में जो रेलिंग जिसको हम कहते हैं उसका न होना। अगला कारक जो इस ऑडिट में पकड़ में आया है उसे हम सब जाने कब से विकास के नाम पर सहन करते हुए आ रहे हैं कि कल अच्छी सड़क बन जाएगी, अभी झेलते हैं। जब भी किसी सड़क का चौड़ीकरण या कोई और निर्माण चलता है, अमूमन आपने देखा होगा कि कंक्रीट के बैरियर्स रख दिए जाते हैं। अब इस स्लेटी रंग का कंक्रीट शाम या रात को आसानी से दिखेगा नहीं, क्योंकि डस्ट के टाइम पे वैसे ही चीज़ें मिक्स हो रही हैं। भिड़ंत का नतीजा क्या होता है, इस तरह के बैरियर से अलग से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बर्बाद हो जाती हैं कार्स और बाइक जब सीधे जाके कंक्रीट से भिड़ती हैं। हादसों के इन मानव निर्मित कारकों को ऑडिट में सड़क का इंजीनियरिंग डिफेक्ट माना गया है, और आप ये जानकर अपना माथा पीट सकते हैं कि सिर्फ आगरा से इटावा के बीच
कम से कम 7,500 इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स की पहचान की गई है इस पायलट ऑडिट में। जैसे कि हमने कहा, अभी जो नतीजे हमारे सामने हैं वो पायलट ऑडिट का नतीजा है। इसका मतलब समय के साथ हमें हादसों और उनके कारणों में और पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सरकार इस तरह के ऑडिट से ये पता लगाना चाहती है कि सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। इसी तरह के ऑडिट 15 राज्यों में 4,000 किलोमीटर लंबाई के 12 राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शंस पर भी किए जाएंगे। इन्हीं सड़कों पर चूंकि भारत के 85% हादसे और मौतें होती हैं, ये एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। सेव लाइफ फाउंडेशन ने इसी तरह की कवायद मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भी की थी, जिसके बाद 2016 से 2020 के बीच हादसों में 52% की कमी आई थी। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि भारत में सड़क हादसे अचानक नहीं होते, वो सालों से घट रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। 2021 के नवंबर में आया ऑडिट हमें 40% हादसों और झपकी के बीच ताल्लुक की बात पहली बार नहीं बता रहा है। 2019 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने 300 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक अध्ययन करवाया था। 30 जुलाई 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर में इस अध्ययन के नतीजे छपे हैं। 2.25 साल पहले हुए इस अध्ययन में भी यही सामने आया था कि पर्याप्त आराम न लेने के चलते वाहन चालकों को झपकी आ जाती है और इस तरह 40% हादसे हो रहे थे। तब CRRI ने अपने सुझावों में यह भी कहा था कि सड़क के किनारे नियमित अंतराल में बोर्ड्स लगे होने चाहिए, जिन पर रात में गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लेने के लिए प्रेरित करने वाले संदेश लिखे हों। 15 से 30 मिनट के ब्रेक के बिना लगातार 3 घंटे से ज्यादा गाड़ी न चलाएं। इसी के साथ एक दिन में कुल 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी न चलाएं, ड्राइवर की बात हो रही है, तभी आप सड़क पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं, बीच में आपका खाने वाने का भी प्लान है, तो आप देखिए कि आपके ड्राइविंग आवर्स 8 के ऊपर न जाएं, वरना आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है। CRRI ने भी कमोबेश वही बातें 2.25 साल पहले कही थी जो आज सेव लाइफ फाउंडेशन ने अपने ऑडिट में बताई है। देख लीजिए, हाईवे पर सड़क सुरक्षा के लचर इंतजाम एक्सीडेंट के कारण में है। इसमें आप डिवाइडर या सड़क किनारे रेलिंग के न होने को रख सकते हैं, वही चीजें जिन्हें सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट इंजीनियरिंग डिफेक्ट कह रही है। हाईवे का खराब डिजाइन ये एक और कारण है। इनके अलावा CRRI की रिपोर्ट में ओवरलोडिंग और घिसे हुए टायर्स के इस्तेमाल जैसी चीजों पर भी ध्यान दिलाया गया है। सेव लाइफ फाउंडेशन और CRRI जैसे संस्थान जो आज कह रहे हैं, वही सब ये पहले भी कह रहे थे। आप सेव लाइफ फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हादसों के आंकड़े ही आंकड़े नजर आएंगे ग्राफिक्स में। हर घंटे, वहीं से हम कोट कर रहे हैं, हर घंटे भारत की सड़कों पर 17 लोगों की जान जाती है। रोज 29 बच्चे सड़क हादसों में मारे जाते हैं। पिछले एक दशक में 50 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में गंभीर रूप से या तो घायल हुए या फिर अपंग हो गए। इसी दौरान 13,81,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और इनमें से कम आधी मौतों को तुरंत सहायता से टाला जा सकता था। इस सेंटेंस को दोबारा समझ लीजिए सादी भाषा में। इस आखिरी आंकड़े को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर भारत में अच्छी ट्रॉमा केयर फैसिलिटी होती तो पिछले 10 सालों में हम 6 लाख जिंदगियां बचा सकते थे। बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में हम इसी बात का जवाब तलाशेंगे कि ये 6 लाख जिंदगियां हम क्यों नहीं बचा पाए। एक लाइन का जवाब अगर आपको देना है हमें, तो हम यही कहेंगे कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर कारगर ट्रॉमा केयर फैसिलिटी का फिलहाल भारत में न होना इकलौता कारण है इन 6 लाख मौतों का। ट्रॉमा केयर फैसिलिटी आम अस्पताल जैसी ही होती है, सिमिलर होती है। कई बार ट्रॉमा या क्रिटिकल केयर विभाग आम अस्पताल का ही एक डिपार्टमेंट होता है। ट्रॉमा केयर फैसिलिटी का काम होता है कि किसी बड़ी चोट का तेजी से इलाज करना ताकि अपंगता या मृत्यु को टाला जा सके। सड़क दुर्घटनाएं या गोली लगने या बड़े हादसों के बाद मरीज को ट्रॉमा केयर में ही ले जाया जाता है। सबसे उन्नत ट्रॉमा केयर सेंटर को कहा जाता है L1 ट्रॉमा सेंटर। हमने भारत के पहले L1 ट्रॉमा संस्थान जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा सर्जरी और क्रिटिकल केयर का विषय पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमित गुप्ता से बात की। प्रोफेसर गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और भारत में ट्रॉमा केयर के क्षेत्र में बहुत लंबा वक्त बिताया है। इन विषयों पर लिखे उनके शोध पत्र जो रिसर्च पेपर्स हैं दुनिया भर में उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। प्रोफेसर गुप्ता से हमने उनके एक पेपर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ ट्रॉमा केयर इन सिस्टम्स इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया को लेकर सवाल किए। इनमें प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि भारत के ट्रॉमा केयर सेक्टर में वो कौन सी जगह हैं जहां काम की गुंजाइश बाकी है। ध्यान से सुनिएगा। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि इंडिया में ट्रॉमा केयर को आपने पिछले 10 सालों में कह लीजिए किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखा है? कौन सी चीजें आपको लगती हैं कि ठीक हुई हैं और कहाँ आपको ऐसा लगता है कि गुंजाइश है?
निखिल, ट्रॉमा सिस्टम्स कह लीजिए या जो प्रणाली है ट्रॉमा विक्टिम्स को ट्रीट करने की, वो अभी भी मैं ये बोलूंगा हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी ज्योग्राफिकल एरिया में अभी बड़ी नेसेंट या अर्ली स्टेजेस में है। हालांकि इसकी अनुभूति होना या आभास होना सरकार को करीब 10-15 साल से ज्यादा हो गया है अब, और वो उस तरफ कार्यरत भी है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो हमारा एपेक्स ट्रॉमा सेंटर है एम्स नई दिल्ली में, उसका बनना और वहां से और एक एक धारा शुरू होना नीचे की तरफ की थी, कैसे ट्रॉमा सेंटर्स बने, कौन कौन सी स्पेशलिटीज हों। सबसे पहले तो वही शुरू हुआ मेरे यहाँ पर रहते रहते, और 10-15 साल में उसके बाद सरकार की तरफ से भी बहुत पहले हुई, जहां पर कि केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ फाइनेंशियल एड भी दी अपने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने की, और उनमें कुछ ट्रेनिंग कराने की, प्री हॉस्पिटल केयर में, जो कि पूरा सिस्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अस्पताल एक तरफ, जो इंजर्ड विक्टिम होता है उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी एक जरिया चाहिए, जो कि एम्बुलेंस सर्विसेज या प्री हॉस्पिटल केयर है। पहले बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे करके 1984 में कैट्स एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू हुई दिल्ली में। उसके बाद 2005 में 108 एम्बुलेंस सर्विसेज आंध्रा से शुरू हुई। अब वो हमारी कम से कम 22 से 26 स्टेट्स में हैं, जो कि एक पीपीपी मॉडल पे चलती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और एक सिंगल नंबर है उसका, वो अच्छी बात है। पर ये अभी भी अर्बन कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ज्यादातर बड़े शहरों या टीयर 2 सिटीज में है। हाईवेज पे अभी भी इनकी पहुंच कम है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कुछ 50-50 किलोमीटर पे अपनी एम्बुलेंसेज लगाई हैं। पर वही है कि जब तक इन सब चीजों का एक सिस्टम वाइड ऑडिट नहीं होगा, जब तक हमें पता नहीं लगा कि ये कैसे फंक्शन कर रही हैं, जब तक एक लेजिस्लेशन नहीं होगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के बारे में, तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में और बहुत सारे साल लगेंगे। तो काम हुआ है, प्री हॉस्पिटल केयर में भी काम हुआ है, अस्पताल डेवलप होने में भी काम हुआ है, और काम की आवश्यकता है, क्योंकि अस्पताल तो बन गए हैं पर अस्पतालों में ट्रेंड डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस की अभी भी भारी मात्रा में कमी है, और उसकी भी पूर्ति करनी है। बहुत सारे कोर्सेज ट्रॉमा सर्जरी में, इमरजेंसी मेडिसिन में शुरू हुए हैं, काफी कॉलेजेस में, एम्स में भी शुरू हुआ है। एम्स से ही शुरू हुआ दिल्ली से, अब वो बाकी एम्स में भी है। पर जब तक कि मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस उन सब कोर्सेज को ना पढ़ाने लगे, तब तक एक हिंदुस्तान जैसी कंट्री में ये कहना कि अच्छा मैन पावर ट्रेनिंग होगी, ये बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, शुरुआत जरूर हुई है, शुरुआत बहुत सारी चीजों की हुई है। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव अप्रोच है, बट उसको और रिसर्च करने की जरूरत है, डेटा को खंगालने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं चाह रहा हूँ सर, क्या आप ऐसे 3 या 4 डूज एंड डोंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उसमें लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, उसमें एम्बुलेंस का स्टाफ भी है, उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो रोड पे चलते हैं और वो अपने सामने कुछ इस तरह का घटते हुए देखते हैं। सिंस ट्रॉमा केयर आपने बताया कि एक नेसेंट स्टेज में है, वो डेवलप हो, उसको थोड़ा वक्त अभी हमको देना है हिंदुस्तान में होते हुए, तो उन बाईस्टैंडर्स की या जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनकी, वो क्या कर सकते हैं कि जब तक स्पेशलाइज्ड केयर मिलती नहीं है या जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचने जाते हैं, तब तक के जो वो पहला 1 घंटा है उसके अंदर वो उसकी तकलीफ को कम करें या ज्यादा डैमेज होगी से रोकें? देखिए, वर्ल्ड वाइड भी ये माना जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है प्रिवेंटेबल डेथ का, मतलब बाकी तो अगर सर में बहुत गहरी चोट लगी है, हो सकता है वो 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आदमी ना रहे या विक्टिम ना रहे, बट जो ज्यादातर प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं वो ब्लीडिंग की वजह से होती हैं, हेमरेज की वजह से होती हैं। जो बाहरी ब्लीडिंग है, चोट लगी, कोई आर्टरी या कोई वेन या खून की धमनी जो है वो इंजर हुई और उससे एक अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ज्यादातर हम जो पढ़ाते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर में वो एबीसी प्रणाली से पढ़ाते हैं कि एयरवे सिक्योर करिए, उसकी ब्रीदिंग अगर आप असिस्ट कर सकते हैं माउथ टू माउथ तो दीजिए, नहीं तो चेस्ट कंप्रेशन दीजिए, उससे भी ब्रीदिंग हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी गर्दन या पीठ को, बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जब कोई इंजर्ड पेशेंट होता है, 2 हाथ 2 पैर से पकड़ा 2 लोगों ने, गंगा डोली बना करके उसको ले गए। उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वो नहीं भी इंजर्ड है या पार्टली इंजर्ड है, तो वो बिल्कुल इंजर हो जाएगी। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने गर्दन जो है वो बिल्कुल ना हिले, जब भी उसको मूव करें पेशेंट को, या पीठ जो है सीधी रहे,
उसको हम बहुत सारे तरीकों से बताते हैं कि कोई फट्टा मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, उस पे आप शरीर को बांध दें ताकि वो हिले ना। फिर जो फ्रैक्चर्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए चाहे छाता मिल जाए, चाहे डंडी मिल जाए रास्ते में, ऐसी गर्दन को स्टेबलाइज करने के लिए न्यूज़पेपर को फोल्ड करके और फिर गर्दन पे लगा देंगे तो गर्दन हिलेगी नहीं, तो सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज हो जाएगी। और यदि आपको कोई ऐसा सोर्स मिल रहा है कहीं से भी ब्लीडिंग का, तो उसको रोकें। प्रेशर दे करके 99% ऑफ ब्लीडिंग प्रेशर से रोकी जा सकती है। तो ये अगर आप 2-3 काम करें और तुरंत आप एम्बुलेंस को फोन करें, या अगर खुद ले जा सकते हैं किसी गाड़ी में तो ले जाएं। आपको कोई भी अस्पताल में तंग नहीं करेगा, ना पुलिस करेगी ना डॉक्टर करेंगे। आप मरीज को वहां छोड़ सकते हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं। सर, आप जो एपेक्स ट्रॉमा केयर है इंडिया में और एम्स के तत्वाधान में वो चलती भी, वो एक बेंचमार्क ऑब्वियसली उन्होंने सेट किया है कि जो इंडिया में ट्रॉमा केयर का आइडिया होगा। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या आप लोगों के जो रिसर्च हैं, जो आप लोग पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बात अभी कर रहे हैं, क्या ये डाटा गवर्नमेंट में जो रोड्स जिस तरह बनाई जाती है और उनको जिस तरह डिजाइन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, क्या ये फीडबैक आप लोग कभी वहां देते हैं कि क्या आप उनको कोई सजेशंस देते हैं कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के बदलाव की जरूरत है? हमारे पास पेशेंट्स इस तरह की शिकायत के लिए आते हैं और जब आप इस तरह के कोई सजेशंस देते हैं, उसका फिर सरकार क्या करती है? नहीं, बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पर ये चीजें डिस्कस होती हैं। जो रिसर्च एमिनेट होती है हमारे डेटा से या बाहर से, हम उसको पब्लिश ही नहीं करते, उसको डिसेमिनेट भी करते हैं गवर्नमेंट की और बॉडीज में। और कोशिश करते हैं कि जैसे इंडियन रोड कांग्रेस है, हम लोग वहाँ पर भी उनसे मिलते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CRRI जो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी हमारी कोलैबोरेटिव रिसर्च चलती है। IIT दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ पर भी हमारी कोलैबोरेटिव रिसर्च चलती है। तो ये रिसर्चेस, बहुत सारे फोरम ऐसे होते हैं जिनमें ये रिसर्च डिस्कस की जाती है। अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि भाई एक रजिस्ट्री हो, हर एक अस्पताल में एक रजिस्ट्री का डेटा हो और वो डेटा जो है ट्रांसमिट ऑन अ रेगुलर बेसिस हो। हालांकि अब ट्रॉमा नोटिफाइबल डिजीज हो गया है, आशा करता हूँ कि आगे कोई ऐसी रजिस्ट्री बनेगी। पर अगेन ट्रॉमा रजिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, बाकी जैसे कैंसर रजिस्ट्री होती है उसमें तो आपको सिर्फ ये जानना होता है कौन सा कैंसर है, कितना आया, कैसे आया। पर अगर आपको ट्रॉमा सर्विसेज इंप्रूव करनी है तो यहाँ टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक मरीज कितनी देर में अस्पताल पहुंचा, तो दैट विल टेल यू अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द प्री हॉस्पिटल केयर। या अस्पताल के अंदर जितने बजे पहुंचा, उसके बाद एक्सरे कितने टाइम में हुआ। ये सब डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड मैन पावर चाहिए सिर्फ डेटा रिकॉर्डिंग के लिए और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि कई बार इंडियन हेल्थ सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती है। हाँ, एपेक्स लेवल ऑफ सेंटर जैसे हमारा है, हम लोग अपनी रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं। यहाँ हमारी ट्रॉमा नर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, नर्सेज जो डेटा पॉइंट बाय पॉइंट रिकॉर्ड करती हैं, और फिर वी आर एबल। बट मैं आपके माध्यम के थ्रू ही और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रॉमा रजिस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ट्रॉमा केयर को हम एक्चुअली तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब हम एक्चुअली टाइमली डेटा कलेक्शन करें या रियल टाइम में डेटा कलेक्शन करें। तो ये चैलेंजेस हैं ट्रॉमा रिसर्च में, पर आई एम वेरी होपफुल कि आगे सरकार इसका कॉन्फिडेंस लेगी और ट्रॉमा रजिस्ट्रीज को इफ नॉट इन ऑल हॉस्पिटल्स, या कम से कम जितने एम्स, अब 26 के करीब एम्स खुल रहे हैं और स्टेट्स में, हर एक स्टेट में एक एम्स खुलने का, तो उसमें अगर एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें ट्रॉमा रजिस्ट्री मैंडेटरी की जाए, या जो बड़े अस्पताल हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एड दी है फॉर बीइंग ट्रॉमा सेंटर, अगर उसमें ये डेटा सेट आए तो हमारे पास बहुत रिच डेटा आ जाएगा पूरे कंट्री से, विच विल बी रिप्रेजेंटेटिव की हर एक स्टेट में क्या क्या हो रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो लोगों को समझते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देगा उनको कि ये इस प्रॉब्लम पे बात करना क्यों जरूरी है। हमारे यहाँ जो ट्रॉमा केयर की जरूरत है, उस जरूरत की विजिबिलिटी जीरो है, क्योंकि हम ऐसा लगता है हादसा एक ऐसी चीज है जो किसी और के साथ होती है और वो हमारे लिए एक किस्सा होता है, इंटरेस्टिंग चीज जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, एक टाइम पास एक्सरसाइज है। क्या आप इन नंबर्स और ईयर्स और डॉलर्स और करोड़ ऑफ रुपीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ट्रॉमा सर्विसेज नहीं होने की वजह से कितना नुकसान उठाते हैं हम भारत में? बहुत ज्यादा, मतलब आजकल हर एक चीज को, क्योंकि तुलना इकोनॉमी से की जाती है, तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, IIT में हुई हैं, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुई हैं, जिन्होंने दिखाया है कि जो रोड ट्रैफिक इंजरी है, ट्रॉमा तो खैर रोड ट्रैफिक इंजरीज से बहुत ज्यादा है, जो टोटल इंजरीज हैं
उसका सिर्फ करीब 50 से 55% ही रोड सड़क दुर्घटनाओं में होता है। उसके अलावा वर्क प्लेस इंजरीज हैं। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल इंजरीज हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो एक अलग नंबर है। पर अगर हम सिर्फ रोड ट्रैफिक इंजरीज को भी देखें तो मेनी रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया हैव शोन कि हमारा जो जीडीपी लॉस है पर ईयर करीब करीब 3 से 3.5% का जीडीपी लॉस हो रहा है। और बहुत सारी चीजें इसमें जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं। जो मरीज जो डिसेबल हो जाता है परमानेंटली, जो मरीज वापस सोसाइटी में अपने काम पे नहीं जा पाता है, उसका एक बहुत बड़ा लॉस है। तो मैक्रो इकोनॉमिकली भी लॉस हो रहा है पूरे कंट्री को, क्योंकि हमारे जो यंग लोग हैं, 18 से 40 साल के लोग हैं, या तो उनकी मृत्यु हो रही है ट्रॉमा से, या फिर वो डिसेबल्ड हो रहे हैं लाइफ लॉन्ग। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स बहुत हाई हैं ट्रॉमा या चोट लगने से। ये तो और माइक्रो इकोनॉमिक लॉस तो फैमिलीज को हो ही रहा है। मतलब आई हैव पर्सनली सीन कि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली गई हैं जस्ट बिकॉज एक मेंबर फैमिली का है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, वो पैरालाइज हो गया लाइफ लॉन्ग। तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है ट्रॉमा होना या ट्रॉमा की डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा होना किसी भी सोसाइटी में। तो हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है इकोनॉमिकली, बट इक्वली ये लॉसेस भी हैं, और अगर इन लॉस कैप किया जा सके तो हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी इकोनॉमी और एक स्वस्थ इकोनॉमी बन सकता है। बड़ी खबर के बाद अब शो में आखिरी हिस्सा जहां हम कू की राय आपके सामने रखते हैं। हमने सवाल पूछा था कि आपकी नज़र में, दर्शकों की नज़र में, कू वाले दर्शकों की नज़र में सड़क हादसों की बड़ी वजह क्या है। ऑप्शन हमने दिए थे। पहला ऑप्शन था लोगों की लापरवाही, दूसरा ऑप्शन था सड़कों की खामियां, और तीसरा था लचर ट्रैफिक नियम। 61% लोगों ने कहा है कि लोगों की लापरवाही से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 27% लोगों ने कहा है कि सड़कों की खामियों की वजह से हो रहे हैं, और 12% कहते हैं कि लचर ट्रैफिक नियम की वजह से। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर द ललन टॉप को आप फॉलो कर सकते हैं। पोल के नतीजे आपको इसी तरह ललन टॉप शो में मिलते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी बता सकते हैं। हम द ललन टॉप शो में उससे भी शामिल करेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। नमस्ते।